वो खबर जो करे आपको बेदार, सियासत के गलियारों से will not be an ally of Kiran Kumar Reddy government. रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं हाजिर हूं अपनी दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है गोंदे का हलवा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए दूध, सूजी, देसी घी, काजू, फिटकरी और चीनी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर दूध को उबालेंगे, नाज़रीन जब दूध उबलने लगेगा तो हम इसमें फिटकरी डालकर इसको फाड़ेंगे। इसमें फिटकरी को घुमाएंगे, जब दूध फट जाएगा तो इसको चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पानी अलग करना है। फिर दूध को छानेंगे। फिर इसको अलग रखेंगे। फिर एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी हम देसी लेंगे, प्योर घी। फिर सूजी लेंगे, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब सूजी हमारी भुन जाएगी तो हम इसमें जो हमने दूध को फाड़ा है वो डालेंगे। फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फिर इसमें थोड़ा थोड़ा घी बार बार डालेंगे। ताकि ये दूध और सूजी अच्छी तरह से भुन जाए। और इसको जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर बनने के बाद जो है डार्क ब्राउन हो जाता है। फिर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे। फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर लास्ट में जो पानी हमारा निकला था दूध फाड़ने में उसको वापस डालना है थोड़ा सा। फिर थोड़ा घी और डालेंगे। फिर इसमें काजू डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक घी अलग ना हो जाए। इस हलवे को सर्दियों में खाते हैं क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलते हैं तो ये गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में ही खाया जाता है। देखिए नाज़रीन, अब ये घी अलग होने लगा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम हलवे को सर्विंग प्लेट में डालेंगे। फिर नारियल से गार्निश करेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है गोंदे का हलवा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इन सर्दियों में आप इसको बनाकर खाएंगी। तो इसके लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। गोंद का हलवा बनाने के लिए चाहिए दूध, फिटकरी, सूजी, चीनी, काजू और घी। गोंद का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में
दूध उबालें, फिर उबले हुए दूध में फिटकरी डालकर इसको फाड़ लें। फिर फटे हुए दूध को एक बाउल में निकाल लें। फिर एक फ्राइंग पैन में घी, सूजी, फटा हुआ दूध, चीनी, फटा हुआ दूध का पानी और काजू डालकर इसे पकाएं। फिर प्लेट में नारियल डालकर सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा? तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि कांग्रेस में अब आगे क्या होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का निर्णायक मोड़ है, मगर इसके बाद का खाका साफ नहीं है। यह कोई तुक नहीं है कि रिटायर, असफल, कमजोर प्रधानमंत्री की कमान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़े। मतलब राजा डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और राहुल गांधी पैदल सेनापति। यह तो आत्मघाती होगा। इसलिए अपने को कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन का खटका है। चुनाव अधिसूचना में 2 महीने से भी कम समय है। इसी दौरान कांग्रेस को नया एजेंडा और चेहरा पेश करना है। एआईसीसी का अधिवेशन हो रहा है।
5-6 दिन का एक निर्णायक संसद सत्र भी हो सकता है। हाथ के आम आदमी के साथ होने की नई थीम पर कांग्रेस अपने प्रचार को बुनेगी। मतलब सत्ता में रहने और पिछले 10 साल की बदनामियों को भुलवाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने से कांग्रेस को यह मैसेज मिला है कि लुटाने वाली योजनाओं से बात नहीं बनती। दिल्ली में शीला दीक्षित ने सब किया, विकास किया, खाद्य सुरक्षा गारंटी और झुग्गी झोपड़ियां एथोराइज की, बावजूद इसके आम आदमी का वोट नहीं मिला। मतलब गरीब ने भी अपने को केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुद्दे से जुड़ा बताया। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस में आगे की रणनीति को लेकर बहुत उलझन है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। मनमोहन सिंह ने वजारत उस्मा की दावेदारी पर जबरदस्त यू टर्न लिया है। अपने एक गैर मुल्की दौरे से वापस लौटते हुए उन्होंने खुसूसी तैयारे में सहाफियों से बातचीत में इशारा किया था वो तीसरी मिकात के लिए दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा था कि यूपीए अगर तीसरी बार इख्तदार में वापस होता है तो वजारत उस्मा का फैसला इंतखाबी नतीजों के बाद होगा। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की। उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार वजारत उस्मा के दावेदार नहीं होंगे। इसके साथ ही गुज़िश्ता 6 महीने से चल रही कयास आराइयां खत्म हो गयी। लेकिन सवाल है कि वजीर आजम ने क्या किसी बदलाव में ये ऐलान किया? क्या कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से उन्हें ये पैगाम दिया गया था कि राहुल गांधी की ताजपोशी करानी है, इसलिए उनको अपने सुबुकदोशी का ऐलान करना चाहिए? कई किस्म के कयास लगाए गए हैं, लेकिन वजीर आजम के करीबी जराये का कहना है कि 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त के बाद मनमोहन सिंह का यह भरोसा हिला के यूपीए तीसरी बार इख्तदार में आ सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला क़यादत की ख्वाहिश का एहतराम भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी सबब 4 रियासतों की शिकस्त और अगले इंतखाबात से कब्ल आ रहे इंतखाबी सर्वे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत ही बुरी हालत रहेगी। अगले लोकसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत उम्मीदों का माहौल नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के जानिब से इंतखाबात से कब्ल कई सर्वे कराए गए हैं। हर सर्वे में पार्टी की बुरी हालत बताई जा रही है। कांग्रेस जराये का कहना है कि 2 सर्वे के नतीजे मामूली तौर से मंजर आम पर आए हैं। इनमें एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इनमें 70 से 75 सीटों का अंदाजा लगाया गया है। दूसरा सर्वे थोड़ा मुतदिल है और उसमें कांग्रेस को 101 सीटें जीतने का अंदाजा जाहिर किया गया है। कांग्रेस को इससे पहले 1999 में सबसे कम 114 सीटें मिली थीं। कांग्रेस में इन सर्वे के बाद बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हुई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने या कांग्रेस का सदर बनाकर पार्टी की पूरी क़यादत उनको सौंपने की बात इन सर्वे के बाद ही शुरू हुई है। कांग्रेस में माना जा रहा है कि अगर अगले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को बाइज्जत पोजीशन में रखना है तो बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। बड़ा फैसला राहुल गांधी की ताजपोशी का हो सकता है और कड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी से पुराने तमाम रुझान को हटाकर आम आदमी पार्टी की तरह नई टीम बनाने का हो सकता है। अगर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन से पहले वजीर आजम या वजारत उज़्मा के दावेदार बने तो बहुत कुछ बदलेगा। सरकार के फैसलों से लेकर कांग्रेस पार्टी तक में काफी बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने क़यादत संभाली तो सबसे पहले लोकपाल की तकर्रुरी होगी। ये कानून बन गया है और माना जा रहा है कि पहले लोकपाल की तकर्रुरी में 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर राहुल आए तो इसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। लोकपाल की तकर्रुरी करने वाली कमेटी की मीटिंग कराकर जल्द से जल्द लोकपाल बनवा दिया जाएगा। ये राहुल की तशहीर का कलीदी इशू होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर या सरमाए इजलास के अगले मरहले में बदउनवानी से लड़ने के लिए लाए गए 6 बिलों को पास करवाया जाएगा। अगर सारे नहीं हुए तब भी कम से कम 4 बिल पास कराए जा सकते हैं। इनमें खुली खरीद के ज़ाब्ते से लेकर इंसदाद बदउनवानी कानून में तरमीम और मुतय्यना वक्त के अंदर सर्विसेज के जैसे अहम बिल शामिल है। इनको साथ मिलाकर एक ढांचा बनाने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं। इन सरकारी फैसलों के अलावा
अलावा पार्टी की सतह पर एक बड़ा फैसला ये होगा कि कांग्रेस कोई भी मुतनाज़ा तालमेल नहीं करेगी और न ही मुल्जिम या फिर दाखिली जान को लोकसभा के टिकट दिए जाएंगे। यानी राहुल आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल वाली सियासत करेंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मसला कश्मीर पर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रशांत भूषण की राय को खारिज कर दिया है। कश्मीर में फौज की तैनाती और मुसल्लह अफवाज को हासिल खुसूसी अख्तियारात कानून को हटाने की वकालत करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा था कि वहां रेफरेंडम कराकर इसका फैसला करना चाहिए। प्रशांत भूषण पहले भी कश्मीर की आजादी की हिमायत कर चुके हैं। उनके रेफरेंडम वाले बयान को खारिज करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी इससे इत्तफाक नहीं रखती, ये उनकी जाती राय हो सकती है। केजरीवाल ने कहा है कि फौज की तैनाती के बारे में जो भी फैसला है वो हुकूमत को करना है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में फौज की तैनाती के बारे में रेफरेंडम कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली ने प्रशांत भूषण पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि जो पार्टी कौमी सतह पर सियासत करने की तैयारी कर रही है उसके रहनुमा मुल्क के मफाद के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बाद में प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर वजाहत की और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम से दोचार अदालत उस्मा के रिटायर्ड जज जस्टिस A.K. गांगुली ने मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले अदालत उस्मा ने जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में फंसे रिटायर्ड जज गांगुली को हटाने और सुबुकदोश जजेस के किरदार को लेकर हिदायत देने वाली 2 अलग अलग अर्जियों को खारिज कर दिया। एम पद्म नारायण सिंह ने अपनी एक अर्जी में अदालत से अपील की थी कि वो हुकूमत को जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करने से रोकने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में अदालत कुछ नहीं कहेगी। बेंच ने कहा कि अभी इस मामले में उसकी मुदाखलत करने का वक्त नहीं आया है। एक दूसरी अर्जी वकील उदय गुप्ता ने दी थी जिसमें सुबुकदोश जजेस के किरदार के बारे में हिदायत देने की अपील की गई थी। अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से लगाए जा रहे बदउनवानी के इल्जामात को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी के रहनुमा और साबिक वजीर आला प्रेम कुमार धूमल के पास उनके खिलाफ कुछ भी सबूत हैं तो उनको लोकायुक्त के पास जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि अदालत उस्मा के सुबुकदोश जज रियासत के लोकायुक्त हैं और उनकी काफी इज्जत है। बीजेपी लीडरान को अपने सबूत लेकर उनके पास जाना चाहिए। वो जो भी फैसला करेंगे वो उसे भुगतने को तैयार है। गौरतलब है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली, हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर लगातार वीरभद्र सिंह और उनके अहले खाना पर एक बिजली कंपनी से पैसा लेने और बदले में उनको फायदा पहुंचाने के इल्जामात लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर असेंबली में पीर को जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। जुमा से दोबारा शुरू हुए सरमा इजलास में पीर को लगातार तीसरे दिन हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो सका। टीडीपी और YSR कांग्रेस के असेंबली अरकान ने स्पीकर के कुर्सी के पास पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही स्पीकर इन मनोहर को कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने टीडीपी और YSR कांग्रेस की जानिब से पेश किए गए 2 कामरों को तजावीज को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अरकान से कहा कि वो सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रियासत असर-ए-नौ तश्कील बिल पर बहस होने दें, जिसमें उनके जरिए उठाए गए इशूज आ जाएंगे, लेकिन अरकान इसके लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी जानिब उस्मान यूनिवर्सिटी में तेलंगाना हामी तलबा ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदुस्तान के ऑडिटर जनरल निजी टेलीकॉम कंपनियों के खाते की जांच कर सकते हैं। जस्टिस पी नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की बेंच ने एक फैसले में कहा है कि टेलीकॉम कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ाब्ते के तहत CAG को निजी टेलीकॉम कंपनियों के खातों की जांच करने का अख्तियार हासिल है। 2G स्पेक्ट्रम तकसीम घोटाले में इल्जामात के घेरे में आई कंपनियों ने जांच के CAG के अख्तियार को चैलेंज किया था। अदालत के ये फैसला दिल्ली की निजी बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिजली कंपनियों ने कहा है कि CAG उनके खातों की जांच नहीं कर सकती है। हालांकि दिल्ली हुकूमत ने आज वाज़ेह कर दिया है कि अगर कंपनियों ने ऑडिट के लिए हामी नहीं भरी तो उनके लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। दिल्ली में जनता दल यू के वाहिद रुकने असेंबली शुएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से खूब नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बारे में आपके रहनुमा
कुमार विश्वास के बयान से वो खासे नाराज है और अगर कुमार विश्वास इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो हुकूमत से हिमायत वापस ले लेंगे। हालांकि कुमार विश्वास का बयान गुज़िश्ता साल सितंबर का था और वो पहले भी इसके लिए माफी मांग चुके थे, लेकिन शुएब इकबाल ने इसे इशू बनाया और इस पर उन्होंने वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इकबाल के इस तेवर के बाद कुमार विश्वास ने दोबारा माफी मांगी और केजरीवाल ने भी भरोसा जाहिर किया। तो इकबाल ने अपनी नाराजगी को खत्म करते हुए कहा कि उनकी हिमायत आपकी हुकूमत को जारी रहेगी। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को आम आदमी की पूरी हिमायत हासिल है। उद्धव ठाकरे ने आप पर नुक्ताचीनी करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने बदनवानी पर बात करने का अपना अख्तियार खो दिया है। उद्धव ने अपनी पार्टी के अखबार दोपहर का सामना में लिखे एडिटोरियल में कहा है कि कांग्रेस की हिमायत लेकर आपने बदनवानी की मुखालफत का अख्तियार खो दिया है। उन्होंने लिखा है कि खुद केजरीवाल ने बीजेपी के रहनुमा हर्षवर्धन को ईमानदार रहनुमा माना था। उन्हीं हर्षवर्धन ने असेंबली में बहस के दौरान बताया कि किस तरह आपके लीड जान दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। औरंगाबाद में वाक़ दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आम आदमी पार्टी ने 15 से 20 रियासतों के करीब 300 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अभी पार्टी की जानिब से रियासतों में सिर्फ दिल्ली और हरियाणा का जिक्र किया गया है, जहां की तमाम सीटों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की हिकमत अमली बनाने से जुड़े जराये के मुताबिक जिन रियासतों में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है और बीजेपी बहुत बेहतर कारकर्दगी करने की पोजीशन में दिख रही है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आप लड़ेगी। आपके लीड जान का मानना है कि दिल्ली जैसे हालात
हालात जिन रियासतों में हैं, वहां उसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस लिहाज से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन 6 रियासतों की 153 सीटों पर आपकी नजरें हैं। इनके अलावा बीजेपी के मजबूत गढ़ और इस बार बेहतरीन कारकर्दगी के इम्कानात वाली 4 रियासतें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की 100 सीटें भी आपकी नजर में हैं। साबिक IPS अफसर किरण बेदी और जस्टिस संतोष हेगड़े ने उन खबरों की तरदीद कर दी है कि वो बीजेपी में